कि कहीं माही मनीषा इत्यादि ऑर्केस्ट्रा वाली आ जाए तो लाखों लाखों की संख्या में बेचारे कीड़े मकोड़े के जैसे दब जाते हैं। लेकिन माही मनीषा और अश्लील ऑर्केस्ट्रा वालियों का डांस देखेंगे, लेकिन जहां बात आती है समाज सेवा की, वहां पे कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। देखिए, डर उनको लगता है जिनके मन में खोट होती है, और जिनका मन पवित्र होता है और जिनके मन में समाज सेवा की भाव भरी रहती है, उन्हें डरने की बात नहीं है, क्योंकि उनकी रक्षा ईश्वर करता है। 12 साल के कैरियर में जो है 20,000 से अधिक बच्चों को हमने पढ़ा। समाज में कुछ अपने लिए लोग जीते हैं और कुछ गैरों के लिए जीते हैं। नाम उसी का होता है जो गैरों के लिए जीता है। आज मेरे साथ एक वैसा शख्सियत मौजूद है जिसके माध्यम से अब तक हजारों वैसे बेसहारा और मजलूम बच्चों को तालीम दी गई है, जो कि पैसे के अभाव में, दौलत के अभाव में, धन के अभाव में तालीम हासिल करने से अर्थात शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। सैकड़ों से ज़्यादा गरीब कन्याओं की शादी कराई गई है। कोरोना जैसे भीषण महामारी में लोगों के घर घर तक ज़रूरत की सामग्री उपलब्ध कराना, बाढ़ की विभीषिका में बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री और भोजन का प्रबंध कराना, जिस व्यक्ति की नियति में शामिल हो उस व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए मैं अपने आप को निःशब्द मान रहा हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं गोपालगंज के पंचदेवरी के जनता बाज़ार के रहने वाले और सारण के बहुचर्चित समाजसेवी, पेशे से शिक्षक और समाज में अक्सर लोगों को जागरूक करने के लिए अलख जगाने वाले व्यक्तित्व, जिनकी चर्चा आम से लेकर खास लोगों की जुबान पे होती है, जिन्हें आप राजकुमार शाह के नाम से जानते हैं। अधिकांश लोग राजकुमार जी कहते हैं। जैसे राजकुमार जी शब्द लोगों के कानों तक पहुंचती है, लोगों के दिमाग में और जेहन में कोरोना का वह काल दौड़ पड़ता है जब लोग अपने अपने घरों में सिमटे हुए थे। लोग घरों से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे थे। उस समय में यह तनहा व्यक्ति लोगों के घरों तक जाना, सैनिटाइजर देना, साबुन देना, आवश्यक दवाओं को उपलब्ध करवाना, जिस व्यक्ति की नियति में शामिल थी, उस व्यक्ति का नाम है राजकुमार जी। जैसे आप आएंगे गोपालगंज और राजकुमार जी का नाम रखेंगे, लोग कह देंगे पंचदेवरी वाले वही सामाजिक कार्यकर्ता। आज मेरे साथ वही राजकुमार जी मौजूद हैं और इनसे आज मेरी मुलाकात हुई है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आप इनके जैसे उम्र में लोग दौलत के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं, और ये समाज सेवा के पीछे क्यों भाग रहे हैं। घोर कलयुग चल रहा है, इस समय अर्थ महत्वपूर्ण है। आज समाज सेवा के पीछे लोग नहीं भागते, लेकिन एक वैसा व्यक्ति जो समाज सेवा के पीछे भागता है, धन जिसके लिए कोई मतलब नहीं रखता। आखिर क्या कारण है समाज सेवा के क्षेत्र का चयन का, मैं इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या इनके जीवन का लक्ष्य है और क्या उद्देश्य है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। पहले तो आपको और आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य समय के साथ हमको वक्त देने का कार्य किया। समाज सेवा के क्षेत्र का चयन आप क्यों कर लिए? आप एक शिक्षाविद हैं, एक ओवर एजुकेटेड व्यक्ति भी हैं, पढ़ाते भी हैं बढ़िया। आपके शिक्षण संस्थान में बच्चों की फहरिस्त भी बहुत ज़्यादा है, तादाद भी बेहतर है, अच्छा धन उपार्जन भी कर लेते हैं। फिर समाज सेवा में क्यों जो कमाते हैं वो लोगों के बीच खर्च कर देते हैं? परिवार कैसे चलेगा? शादी हो गई है? जी बिल्कुल। तो बाल बच्चे हैं, उस सबको पढ़ाना है, लिखाना है, माता पिता का सेवा करना है, ये सब कैसे होगा? आप तो जो कमाते हैं समाज में लगा देते हैं। आपका सवाल बेहद उम्दा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग गरीब परिवार के रहने वाले हैं और गरीबी से जन्म लेकर गरीबी में हमारी उम्र गुजरी हुई है और संघर्षों से उपजे हुए हैं। इस दरमियान हमने समाज में वैसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके घर के बच्चे शिक्षा के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त, पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यह आई कि बहुत से बच्चे मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन में बेहतर नंबर नहीं ला पाते। जब मैंने कारण ढूंढने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इसमें सबसे बड़ा बाधक है उनकी आर्थिक स्थिति। तो मैंने अपने आप से प्रण किया कि भले मेरे घर का चूल्हा जले या ना जले, भले मेरे बाल बच्चे, मेरे परिवार का परवरिश बेहतर ढंग से ना हो, लेकिन मैं उन बच्चों को
आजीवन निःशुल्क पढ़ाता रहूँगा, जिनकी पढ़ाई जो आर्थिक स्थिति के कारण रुक जाती है। जैसे कि जब मैं भी पढ़ रहा था तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं इंटर में, ग्रेजुएशन में जो है कोचिंग नहीं कर पाया, चूँकि मेरे पास पैसा नहीं था। इसी अभाव में मैंने पढ़ाना भी शुरू किया था। हालांकि माँ सरस्वती का देन था कि इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री इत्यादि में नंबर बेहतर आए, तो हम यह सोचे कि अगर हम जैसे लोग इस समाज में ऐसा काम नहीं करते हैं तो आखिर कौन करेगा। अब तक कितने बच्चों को आप शिक्षा दे चुके हैं निःशुल्क? देखिए, शिक्षा देने की बात है तो हमने तो लगभग अभी तक अपने 12 साल के कैरियर में जो है 20,000 से अधिक बच्चों को हमने पढ़ाया है। पुस्तक दान भी करते हैं? जी, पुस्तक दान, यहाँ तक कि जो अभी वर्तमान में डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा जो चलाया गया है पुस्तक दान अभियान, उसमें भी हमने पुस्तक दान किया हुआ है। और निःशुल्क पढ़ाने की बात हुई तो मैं अभी 1500 से ज़्यादा बच्चों को अपने पूरे जो है 11 से 12 साल के टीचिंग कैरियर में निःशुल्क पढ़ा चुका हूँ, और पढ़ाने का काम अभी भी जारी है। गरीब लड़कियों की शादी भी करवाते हैं? जी बिल्कुल। कहाँ से आता है पैसा उसके लिए? अब पैसा, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास आई ऐसी समस्या कि कोई मेरी बहन, कोई किसी बाप की कोई ऐसी बेटी जिसकी शादी पैसे के अभाव में नहीं हो रहा है, तो यह एक पुनीत कार्य है। इसके लेकर मैं आप ही के पास जाऊंगा और आपसे कहूंगा कि शंभू भैया ऐसी बात है, क्या आप मदद कीजिएगा? तो ज़रूर आपके मन में होगा कि कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए। तो यह धरा जो है भारत की, यह दानियों से, यह वीरों से भरी हुई है। इसमें यह नहीं कि मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ, नहीं, यह जितने भी लोगों का सहयोग रहता है वह सराहनीय रहता है। मैं जिसके पास जाता हूँ, बोलता हूँ, वह निसंकोच जो है मेरी मदद करते हैं। उन मदद से मैं उन बहनों का विवाह करवाता हूँ इत्यादि जो है सामाजिक कार्य करता हूँ। कितना शादी करा चुके हैं आप तक? अभी तक मैं 3 से 4 जो है लड़कियों का अपने दम पर शादी जो है सामूहिक रूप से करवा चुका हूँ। कोरोना के काल में लोग घरों से बाहर निकलना उचित नहीं समझ रहे थे, और आपके बारे में जानकारी मिलती है कि आप लोगों को दवा देते थे, सैनिटाइजर देते थे, ज़रूरत की तमाम सामग्री घर घर जाकर उपलब्ध करवाते थे। आपके मन में थोड़ा सा डर नहीं था कि आप अगर कोरोना से संक्रमित हुए तो फिर आपके परिवार के सदस्यों का क्या होगा? देखिए, डर उनको लगता है जिनके मन में खोट होती है, और जिनका मन पवित्र होता है, और जिनके मन में समाज सेवा की भाव भरी रहती है, उन्हें डरने की बात नहीं है, क्योंकि उनकी रक्षा ईश्वर करता है। और दूसरी बात कि यह कैसे हमको लगा कि उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बार की बात है कि यहीं पर बनकटिया पंचायत में आप उपस्थित हैं, यहाँ पे महंतवा में एक मिडिल स्कूल है। हम और हमारे साथी जा रहे थे टाड़ पर, एक पास में गाँव है, वहाँ पर हमने देखा कि बहुत से वहाँ पे लोग आकर रह रहे थे, जो अपना 14 दिन 1 माह की अवधि पूरा कर रहे थे। उन लोगों के पास साबुन नहीं था नहाने के लिए। उनके घर से भी कोई डर के मारे नहीं आ रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे कोरोना हो जाएगा। क्वारंटाइन हुए थे। अब इस स्थिति में मैं सोचा कि जिनके पास साबुन नहीं है, शैम्पू नहीं है, जो अपने कपड़े नहीं धो रहे हैं, नहा नहीं रहे हैं, उस स्थिति में वो खाना कैसे खा रहे हो। इसको लेकर हमने जो है शुभम सिंह, शंभू सिंह कुशवाहा इत्यादि लोगों की एक टीम बनाई। टीम बनाने के बाद हमने कहा कि भाई आप लोग कुछ मदद कीजिए। तो यह जो भी लोग थे, यह बहुत अमीर घराने के नहीं थे, पॉकेट मनी बचा बचा के बेचारे कुछ पैसे जमा किए। जमा करने के क्रम में जो है पैसा जमा हुआ, हम लोगों ने क्या किया कि चना खरीदा, चना को पानी में भिगोया, चना फूला, सुबह में उसका जो भोजपुरी में कहा जाता है घुगनी बनाना, घुगनी बनवाया गया, चिवड़ा दिया गया, और उसके साथ साबुन शैम्पू रख कर बेझिझक बिना डरे हुए बनकटिया पंचायत के हर एक क्वारंटाइन सेंटर पर हमने पहुँचने का काम किया। बाढ़ से प्रत्येक वर्ष आपका जिला प्रभावित रहता है। बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच भी आप जाते हैं और सहायता करते हैं, उसका क्या? वो मान लीजिए कि तो आपके इलाके की बात है, यहाँ कर लेते हैं, वो तो सुदूर क्षेत्र है उधर दियारे का, वहाँ क्यों आप इतना समाज सेवा में एग्रेसिव होकर कार्य करते हैं? जी देखिए, मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसकी पहले क्रिएटिव आइडिया मेरे दिमाग में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे गोपालगंज क्षेत्र में
गौसिया बाढ़ प्रभावित है, भैंसही पंचायत बाढ़ प्रभावित है, मिर्ज़ापुर बाढ़ प्रभावित है, इत्यादि जगह है। मैं क्या करता हूं कि पहले अपने दोस्तों से बात करता हूं। मेरे दोस्त जो है मुझे एक ऊर्जा देते हैं कि नहीं यह काम करना चाहिए। उसके बाद मैं वहां के समाज सेवियों को मोटिवेट करता हूं, उन्हें प्रेरित करता हूं और वे लोग आगे आते हैं, पैसा देते हैं। हम लोग यहाँ तक कि हज़ारों लोगों को जो है पूड़ी सब्जी इत्यादि पहुँचाने का काम किया। मैंने स्वयं अपने हाथों से जो है आटे की गूथी जो है बेल कर पूड़ी बनाया। चूँकि मैं बनिया परिवार का हूँ, मैं अपने हाथों से सब्जी बनाया और करीब जो है 5,000 से ज़्यादा परिवारों को जो है हमने बाढ़ में जो है मदद पहुँचाने का काम किया। पुस्तक दान महाअभियान, जिला अधिकारी गोपालगंज नवल किशोर चौधरी जी ने एक अभियान चलाया है, उसमें भी आपकी भागीदारी बड़ी बेहतर ढंग से हो रही है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, आज समस्या जो है शिक्षा से जुड़ी, पुस्तक खरीदना भी एक समस्या है। बच्चे तो कहीं ना कहीं ठीक है अपना एडमिशन करा लेते हैं, उनके पास 10 रुपया 15 रुपया की कॉपी खरीदना तो मुश्किल हो जाता है। तो सोचिए वह पुस्तक कैसे खरीदते होंगे। जो हम लोग पुस्तक दान करते हैं वह पुस्तक उन बच्चों तक पहुंचता है और वह जो भविष्य के नैनिहाल हैं, करधार है, वह उन पुस्तकों को पढ़कर अपना भविष्य संवारते हैं। इसके साथ में जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह भी करना चाहता हूँ कि जो वह पुस्तक रखे हैं उन्हें चूहा काट देगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। उसके पेज को फाड़ कर कोई भूजा पकौड़ी खा लेगा, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। कृपया करके वे इस पुस्तक महादान अभियान से जुड़े और पुस्तकें दान करें, चूँकि आने वाला भविष्य, पढ़ने वाला बच्चा जो उसे पढ़े और अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। क्या संदेश देंगे आज की युवा पीढ़ी को? आपके उम्र के युवा पबजी खेलते हैं, गेम खेलते हैं, मोबाइल पे सारी रात चैटिंग करते हैं, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अब सबसे आपने जो है माकूल बात कही कि मोबाइल पे घंटों गुजारते हैं, पबजी खेलते हैं। मोबाइल आज के युग में बहुत बड़ा हथियार है। आज माने मतलब परमाणु बम से कम उसकी शक्ति मोबाइल की नहीं है। आज के युवा को सही दिशा में मोबाइल का प्रयोग करना है। दूसरी बात कि आज की युवा पीढ़ी को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि कहीं माही मनीषा इत्यादि ऑर्केस्ट्रा वाली आ जाए तो लाखों की संख्या में बेचारे कीड़े मकोड़े के जैसे दब जाते हैं। लेकिन माही मनीषा और अश्लील ऑर्केस्ट्रा वालियों का डांस देखेंगे, लेकिन जहां बात आती है समाज सेवा की, वहां पे कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। मैं उन युवा पीढ़ियों से यह कहना चाहूँगा कि अभी वक्त है, आप जागिए, क्योंकि आप आने वाले भविष्य के करधार हैं। आपके हाथों में इस समाज को बदलने की शक्ति है। अगर आज आप जागे नहीं तो आज हमारा समाज जो है उस गर्त में चला जाएगा और गर्त से निकालने की हैसियत किसी की नहीं होगी। इसीलिए आप अपने ऊर्जा को, अपने जवानी को, अपने जोश को सही दिशा में लगाइए और समाज को बदलने में अहम भूमिका निभाइए। शिक्षा के मजबूतीकरण और शिक्षा के विकास के लिए और क्या अभियान चला रहे हैं? देखिए, मैं शिक्षा के क्षेत्र में मार्च में 1 मार्च को यहीं के बगल में एक नदवा गांव है जो भोरे प्रखंड में पड़ता है, यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ पे एक चारमुहानी है, बाज़ार है, कुछ बाज़ार वहाँ पे कुछ दुकानें हैं। मैं 1 मार्च को बिहार दिवस के अवसर पर बिहार पब्लिक स्कूल की स्थापना करने वाला हूँ, जहाँ पे 200 रुपये में, 200 मासिक शुल्क में बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में वह बेहतर शिक्षा प्राप्त करेगा जो शिक्षा हजारों फी लेने वाले स्कूलों में नहीं दी जाती है। इंग्लिश में ही क्यों, हिंदी में क्यों नहीं? इंग्लिश मीडियम देखिए, जैसे कि हिंदी तो मान लीजिए रहेगा ही, इंग्लिश मीडियम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंग्लिश आज के युग में ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश हमारी ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है। जैसे ही हम यहाँ से कहीं निकलते हैं, कर्नाटक मान लीजिए कि हमारे ही देश का एक अभिन्न अंग है कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार के निवासी आप जाइएगा, आपको कर्नाटक तमिल भाषा नहीं आएगी, केरलियन भाषा नहीं आएगी, तो वहाँ पे आप हिंदी बोलिएगा, उनको हिंदी समझ में नहीं आएगी, तो वहाँ पे ज़रूरत होगा अंग्रेजी का। आज जो मेडिकल क्षेत्र है, इंजीनियरिंग क्षेत्र है, इत्यादि क्षेत्रों में इंग्लिश का स्कोप ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि क्यों न ऐसे विद्यालय की गांव में स्थापना किया जाए जहां
गोबर फेंकने वाला, खेत में काम करने वाली लड़की, धान काटने वाली बहन, रोड पर जो है बकरी चराने वाली बहन, बकरी चराने वाला मेरा भाई अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े। हिंदी के विकास के लिए कहा जाता है प्रत्येक वर्ष जब हिंदी दिवस आता है तो देश के कनिये से लेकर और वरीय लोगों तक हिंदी के विकास के लिए अनेकों प्रकार की बात करते हैं और नाना प्रकार की घोषणा करके फिर शाम होती है और वो बात कस्में वादे प्यार वफाए बातें हैं बातों का क्या, वादे हैं वादों का क्या, सब सिमट के रह जाता है। आप एक समाज के बहुचर्चित समाज सेवी हैं और समाज के प्रत्येक सुख दुख में आपकी बड़ी भूमिका रहती है। भाषा पर भी आपका बड़ा नियंत्रण है। मैं कभी कभी आपके लेख को पढ़ता हूँ। हिंदी आपकी बड़ी मजबूत है। हिंदी के विकास के लिए क्या करेंगे? यह हिंदी पट्टी क्षेत्र है, भारत की मातृभाषा है हिंदी, और हिंदी आज विलुप्तता के तरफ बढ़ने लगी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को कहिए कि हिंदी मीडियम से पढ़ाइए तो पढ़ाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे दौलत चाहिए, धन चाहिए। बेटा अंग्रेजी मीडियम से पढ़ेगा तो अच्छे कंपनी में जाएगा और नौकरी करेगा। क्या कहेंगे इस पर आप? हिंदी आज अपनी भाषा है और हिंदी आज समापन की ओर बढ़ रही है, अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। पहली बात की देखिए, हो सकता है कि अंग्रेजी का स्कोप ज़्यादा हो सकता है कि आपका मेरा भाईचारा रिश्ता हो, लेकिन आप अगर मेरे भाई हैं तो यह कतई अर्थ नहीं है कि आपके वजह से मैं अपनी माँ से बैर कर लूँ। लोग कर रहे हैं। हिंदी मेरी माँ है और हिंदी मेरे खून में, मेरे जवानी के हर एक रग में, मेरे हर एक कण में हिंदी बसी हुई है। बात है कि आखिर लोग अंग्रेजी मीडियम में बच्चों को पढ़ाना क्यों चाहते हैं? इसका सबसे बड़ा मार्मिक और एकदम ठोस मेरा जवाब है कि इस सब जो है सरकार की नाकामी का कारण है। सरकार को क्या जरूरी है अपने ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी रखने की? इसी जवाब की उम्मीद थी और आप सभी भी इसे बड़े गौर से सुनिएगा। सरकार को क्या जरूरी थी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अंग्रेजी रखे? क्या जरूरी है सरकार को कि सरकारी कार्यालयों की दीवारों पे तो पोस्टर लगा रहता है कि हिंदी मेरी मातृभाषा है और अपना कार्य हिंदी में निपटाएं। अच्छा, हमको बताइए, उसके बाद भी हिंदी नहीं चल पाता है। हमको एक बात बताइए कि अभी तक बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें कितने मुख्यमंत्री हिंदी में अपना सिग्नेचर करते हैं? कोई नहीं। क्यों? आखिर आप मान लीजिए कि कोई चीज़ें पोस्टर चिपका दिए और धरातल पर नीलबट्टा सन्नाटा है, तो उससे नहीं ना होगा। आखिर इस देश में यह भाषा क्यों जो है एकदम बिखरी हुई, टूटी हुई है? कारण है कि गुजरात में जाइए, वहाँ पे लोग गुजराती भाषा को प्राधान्यता मिलती है। केरला में जाइए, तमिल में जाइए, बंगाल में जाइए, वहाँ पे अपने अपने राजकीय भाषा को सम्मान मिल रहा है। क्या बिहार में कोई भोजपुरी में अपना नाम लिख सकता है? नहीं लिखेगा। तो हिंदी इतनी अवांछित इसलिए है कि यहाँ पे हर एक जो है कदम कदम पर, भारत में जो कहा जाता है विविधताओं का देश, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे कदम कदम पर भाषा बदल जाती है। सबसे मजबूत सवाल आपसे क्या है कि समाज के आप धरातल से जुड़े हुए समाज सेवी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम लोग जाते हैं तो एक सबसे मजबूत समस्या दिखती है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन। अधिकांश वैसे लोग हैं जो कार्यालयों का चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं। न तो उनका विधवा पेंशन सिलेक्शन हो पाता है, चयनित हो पाता है, न वृद्धा पेंशन चयनित हो पाता है। कितनी माताओं ने शरीर त्याग दिया और वह दौड़ते रह गए, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाया उसको। क्या समस्या है? आखिर लोचा कहाँ है कि लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं? इसका बहुत सरल जवाब है जिसका आप जानते हैं। जब आप अपना कीमती बहुमूल्य वोट पैसे के बल पर दीजिएगा तो उस पंचायत के जनप्रतिनिधि या उस विधानसभा के विधायक से आप किस विकास की उम्मीद रखिएगा? वोट आप जात के नाम पे दीजिएगा, वोट आप धर्म के नाम पे दीजिएगा, वोट आप रंग के नाम पे दीजिएगा, वोट आप लिंग के नाम पे दीजिएगा और उम्मीद रखिएगा विकास का। तो यह तो भाई एकदम जो है वही बात है कि आप जो है सूर्य चंद्रमा से गर्मी की उम्मीद रख रहे हैं। चंद्रमा से गर्मी की उम्मीद रख रहे हैं, यह आपकी बुजदिली और मूर्खता है। आइए राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री से कितना प्रभावित रहते हैं? देखिए, ऐसे भी व्यक्तिगत मुझे किसी दल से लगाव नहीं है। मैं दल का, किसी भी दल का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं व्यक्ति विशेष का सपोर्टर हूँ। मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ आपसे। मोदी जी से मैं काफ़ी प्रभावित रहता हूँ। बात अगर राजनीति की हटा कर की जाए उनके व्यक्तित्व की, तो प्रभावित इसीलिए रहता हूँ कि अभी तक
जो देश विश्व के नज़रों में एक कमज़ोर देश बनकर था, एक दबा कुचला देश बनकर था आज़ादी के बाद, उस देश को शक्तिशाली बनाने का अगर श्रेय जाता है तो माननीय इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी को जाता है। आगे क्या योजना है आपकी? मेरी योजना है कि जब तक इस शरीर में खून रहे तब तक जो है समाज की सेवा की जाए। बार बार समाज की बात करते हैं, परिवार की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि आप जो कमाते हैं परिवार का खर्च कैसे चलेगा? उसी में ईश्वर सबका पालनहार है, उसी में चल जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि हम भी अपने परिवार, मैं जिस ढंग से आपको फॉलो करता हूं और देखता हूं उस ढंग से हमको लगता है कि प्रत्येक दिन आपका कुछ ना कुछ धन जो है समाज के लिए खर्च होता है। देखिए जैसे होता क्या है कि जब पुनीत कार्य आप करते हैं ना तो उसका फीडबैक जो है न्यूटन के तीसरे गति के अनुसार मिल जाता है। मतलब जितना आप लगाइएगा वो कहीं से ना कहीं से आ जाएगा, क्योंकि आपके नियत में खोट नहीं है। तो वही होता है कि मान लीजिए कि मैं 4 बच्चे आए जो फी देने वाले नहीं हैं, गरीब हैं, मैं उनको पढ़ाया, तब तक भगवान के कृपा से 8 बच्चे ऐसे आ जाते हैं जो फी देने वाले हैं, 4 मैनेज हो जाता है। तो इस तरह अपना काम चलते रहता है। अब इसी ज़िंदगी के जद्दोजहद में यह कोशिश है कि मैं भी भूखा ना रहूँ और कोई और भी भूखा मेरे द्वार से ना जाए, बस इसी तर्ज पर मुझे काम करना है। अपना परिचय एक बार दे दीजिए। जी, मैं राजकुमार शाह, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय गौरीशंकर शाह है, मेरी माता का भी स्वर्गवास हो चुका है। मैं चाणक्य क्लासेज यहाँ पे जनता बाज़ार में चलाता हूँ, जो इंटर से ग्रेजुएशन तक संचालित होता है। मेरा मूल निवास स्थान माझा प्रखंड के कोयनी बाजार टोला है और मैं इसी ज़िले का निवासी हूँ। चाणक्य क्यों नाम रखी है? जी, इसमें भी नाम में भी बहुत बड़ी बात है। चाणक्य वह व्यक्ति थे जिनकी मिसाल आज विश्व में दी जाती है और विश्व के लोग लोहा मानते। उन्हीं चाणक्य का देन है आपका नालंदा, जो एक समय प्राचीन काल में पूरे विश्व का शिक्षा का केंद्र रहा। जब आज के युग में जब युवा विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं अपने पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो उस युग में नालंदा ऐसा एक शिक्षा का केंद्र था कि विश्व के युवा जो है आकर नालंदा में अपनी शिक्षा पूरी करते थे। वह चाणक्य जो रास्ते में जाते हुए बच्चे को देखता है और उनके मन में यह बातें होती कि ये आने वाला जो है मगध का राजा बनेगा, मगध का नेतृत्व करेगा, और उस बच्चे को जो है कमांड करते हैं और वह बच्चा जो है आने वाले समय में जो है राजा बन जाता है, मौर्य वंश का जो है सिरमौर बन जाता है। वह चाणक्य जिनकी नीति आज अगर अपनाई जाए तो राजनीति शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। चाणक्य इस बिहार के हैं और हम भी बिहार के हैं, इसीलिए उनका नाम जो है मेरे कोचिंग में रखा गया कि उस ज्ञानी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रभावित रहता हूँ, इसीलिए मैं चाणक्य जो है क्लास। स्नातक का विषय क्या रहा आपका? मेरा जो है जूलॉजी ऑनर्स रहा। जूलॉजी ऑनर्स है, इतना अच्छा आप संबोधन कर ले पाते हैं। भाषा पे इतनी मजबूत पकड़ क्यों हो गई आपकी? वही बोले आप, किताबों की देन है। क्योंकि मैं आज भी जब यूट्यूब खोलता हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेटर लोगों का वीडियो देखता हूँ। शेक्सपियर का इंग्लिश में किताब पढ़ना, इत्यादि कवियों का कविता पढ़ना, जैसे आप बहुत अच्छे बोलते हैं, मैं आपका भी वीडियो घंटों देखता हूं कि शंभू भैया कैसे बोल रहे हैं, किस शब्द की जो है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन वह किस ढंग से कर रहे हैं, यह मैं सीखता हूं। और सीखना क्या है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा धागे का वह एक सिरा है कि जिसके एक सिरे का अंत नहीं है। एक सिरा तो मिल जाता है, सीखने का सिरा मिल जाता है, लेकिन सीख कर कहाँ ख़त्म करना इसका सिरा नहीं मिलता है। मैं दिन रात सीखने की कोशिश करता रहता हूँ, इसीलिए आज मेरी जो है अपनी भाषा पे पकड़ है और मैं जानता हूँ कि कौन सा शब्द कहाँ बोलना है, किस सिचुएशन में बोलना है। यह मेरे सीखने की एक देन है, साथ ही साथ पढ़ाने का भी देन है। विभिन्न तरह के बच्चों के पढ़ाने से भी मुझे जो है मेरे ज्ञान में एक 4 चांद लगा हुआ है। तो इसमें मेरे भाई बहनों का भी देन है जिन्हें मैं विभिन्न तरह से पढ़ाता हूँ। भाई मेरे पेशे से एक शिक्षक हैं और विज्ञान के विद्यार्थी रहने के बावजूद भाषा पे इनकी बहुत मजबूत पकड़ है। आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। विज्ञान का कोई भी वैसा शिक्षक जिसकी भाषा इतनी मजबूत हो, मुझसे कभी मुलाकात नहीं हुई। आप देख सकते हैं इतना सुंदर हिंदी
और हिंदी की एक एक शब्दों का सलीके के साथ उच्चारण, ये अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है आपको। भाई जी की समाज सेवा में बहुत ज़्यादा रुचि रहती है और इनका प्रमुख काम है निसहाय, मजलूम और बेसहारा बच्चों को निःशुल्क तालीम देना। अर्थात अपने विद्यालय में, अपने शिक्षण संस्थान में पुस्तक भी देते हैं, वस्त्र भी देते हैं, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं। इनके पढ़ाए हुए लगभग 1500 ऐसे बच्चे हैं जो कि आज उच्च शिक्षा किसी दूसरे संस्थानों में जा कर के हासिल कर रहे हैं और इनके यहाँ से वे निःशुल्क पढ़ के निकले हैं। दूसरा इनका सबसे बड़ा कार्य है कि समाज के वैसे मजलूम और बेसहारा बहनों की शादी में भरपूर सहभागिता निभाते हैं जो कि धन के अभाव में जिनकी शादी प्रभावित होती है और समय से नहीं हो पाती है। जब भी कोई इस धराधाम पे विपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, वह बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोरोना हो, इन तमाम प्राकृतिक विपदाओं में भाई जी हमेशा आप सबों के साथ खड़े रहते हैं। और मैं भी आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे समाज सेवी अगर आपके पास किसी सहयोग के लिए अगर जाता है, हाथ पसारता है, तो आप लोग निश्चित रूप से यथाशक्ति तथा भक्ति जो संभव हो सके ऐसे समाज के लिए जागरूक लोगों का मदद करें और इनके मनोबल को बढ़ाएं, इनके हौसला अफजाई को करें, ताकि ऐसे लोग समाज को एक नई दिशा दे सकें, नई दशा दे सकें और समाज के वैसे तमाम लोगों के सहयोग के लिए एक मजबूत खंभा बन के खड़ा हों जिन्हें किसी सहयोग की ज़रूरत है। सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, आप सबों को सादर नमस्कार।